ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ आपने और मैंने जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन का बेटा ग्राफ बनाना सीखा था कि हम लोग के पास अगर कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर है और अगर एक्सेस मोल्स का भी सवाल है, उसके अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन ऊपर या नीचे की जाएगी तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट आएगा और हम लोग जो है ना उसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। तो ये चीज़ें बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी बड़ी डिटेल के अंदर। और आज जो हम लोग बेटा हमारे चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है ना, दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बिफोर वी गेट इनटू एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स हम लोग को बेटा पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे पास दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक हमारे पास बेटा फिजिकल चेंज होता है और दूसरा जो हमारे पास चेंज होता है ना बेटा, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। अब इन दोनों चेंजेस के अंदर क्या फ़र्क है, आज जरा हम लोग इन बातों को ज़रा समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है हमारे पास और केमिकल चेंज क्या होता है। अब बेटा फिजिकल चेंज हमारे पास हर वो चेंज होता है जो कोई नई केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब ऐसा रिएक्शन या फिर ऐसा एक चेंज जो कि कोई नए केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसकी एग्जांपल हो गई मेल्टिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि लेट्स से मैंने आइस क्यूब रखा है यहाँ पे, ठीक है, और आइस क्यूब को जो है ना मैंने मेल्ट कर दिया। ठीक है, मतलब आइस क्यूब बड़े बड़े मेल्ट हो गया। ठीक है, उसी आइस क्यूब को मैं अगर वापसी जो है वापसी क्यूब के मतलब आइस क्यूब जब मेल्ट होगा तो वाटर की फॉर्म में आ जाएगा, और जब मैं उस वाटर को वापसी फ्रीज करके एक आइस क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो इसके अंदर कोई नई केमिकल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुई। इसके अंदर यही वाटर था जो कि दो अलग अलग स्टेट्स के अंदर था, एक दफ़ा लिक्विड स्टेट के अंदर था, एक दफ़ा सॉलिड स्टेट के अंदर था। तो ये बेटा मेरे पास एक फिजिकल चेंज की एक एग्जाम्पल है, मतलब समझने के लिए आप समझ सकते हो कि ये एक फिजिकल चेंज है इसके अंदर कोई नया केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये चेंज रिवर्सिबल था। तो ज़्यादातर हमारे पास बेटा जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना वो रिवर्सिबल होते हैं, और उनके अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ज़्यादातर मिक्सचर्स अगर प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर तो वो रिलेटिवली ईजी होता है टू सेपरेट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि यार मेरे पास मैंने जो है ना वो उसको मिक्स कर दिया, लेट्स से गोल्फ बॉल्स और टेनिस बॉल्स को मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि गोल्फ बॉल्स इतनी इतनी सी होती है, टेनिस बॉल्स बहुत बड़ी होती हैं, तो मैं उसको अलग अलग तरीके से सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, सही है, ये सिर्फ एक मिक्सचर था जो कि आप लोगों ने साथ मिला दी दोनों गोल्फ बॉल्स और टेनिस बॉल्स को, और आप चाहोगे तो उसको हैंड पिक करके अलग अलग कर लोगे। तो ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज है जिसके अंदर कोई नई केमिकल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुई, और ये ईजी टू सेपरेट भी है और ये ईजी टू रिवर्स भी है। ठीक है, अच्छा वे आज हमारे पास बेटा जो दूसरा चेंज है ना जो वो जिससे हम लोग आज कंसर्न है, दैट इज केमिकल चेंज। ठीक है, अब केमिकल चेंज में बेटा क्या होता है, हमारे पास नई केमिकल प्रोडक्ट्स फॉर्म होती है। जैसे कोई भी रिएक्शन है तो उसके अंदर अगर आप जब भी रिएक्शन करवाओगे और अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो वो जो है हमारे पास केमिकल चेंज कहलाता है, जिसके अंदर हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, और वो जो सब्सटेंस बेटा फॉर्म होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती है उन सब्सटेंसेस जिससे वो फॉर्म हुआ है। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि लेट्स से मैं H2 और Cl2 को रिएक्ट करवाता हूँ, सही है, और ये बनाता है लेट्स से 2HCl। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के हमारे पास एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट वाज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl हम समझ सकते हैं। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज ना हाइड्रोजन से और क्लोरीन से दोनों से डिफरेंट होंगी, मतलब HCl की प्रॉपर्टीज बहुत ही डिफरेंट होंगी फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा ये केमिकल सब्सटेंस है, मतलब ये केमिकल चेंज है। ठीक है, इसके अंदर नई प्रोडक्ट भी फॉर्म हुई है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो उसके दोनों रिएक्टेंट से बहुत डिफर करेंगी। ठीक है, अच्छा ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं बेटा, कि हम लोग इन चेंजेस को वापसी रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के इसको हाइड्रोजन क्लोरीन के अंदर वापसी नहीं ला सकते जैसे जिस स्टेट के अंदर वो पहले था। ठीक है, तो जो ऐसे चेंजेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, और ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में बेटा हमारे पास इरिवर्सिबल चेंजेस ही होते हैं। फिर कहता है कि एनर्जी चेंजेस ऑल्सो अकम्पनी केमिकल चेंजेस एंड एनर्जी कैन बी गिवन आउट और टेकन इन। अब इसका क्या मतलब है कि एनर्जी या तो रिलीज होती है जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी केमिकल चेंज अकर करता है तो या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब बेटा अभी हम लोग वो नेक्स्ट अभी समझेंगे, अभी इसी वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि एनर्जी रिलीज कब होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू दिस। तो हमारे पास बेटा जो चीज़ है ना दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, इसके अंदर हम लोग को बात करनी है कि एनर्जी रिलीज कब होती है, एब्जॉर्ब कब होती है। तो हमारे पास ये बात समझना हम लोगों ने ज़रूरी है कि हम लोगों ने अभी तक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारे पास बेटा दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक हमारे पास बेटा जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एक जो रिएक्शन होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो बचपन में बहुत बच्चों ने पढ़ा होता है कि यार एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसको लोग एंडो एक्सो भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने पढ़ी होती है चीज़ें, लेकिन उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं होती कि यार एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फ़र्क क्या है। तो आज ये बात समझते हैं कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या फ़र्क है। देखो यहाँ पे जो दोनों तरह के रिएक्शन है ना, या तो उनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है या फिर उनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जिस रिएक्शन के अंदर बेटा एनर्जी आपकी रिलीज होती है ना वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका ये कि एक्सो से मतलब क्या है, आप याद कर सकते हो कि भाई एक्सो मीन्स एग्जिट,
एक्सो मीन्स अगर एग्जिट है तो इसका मतलब है एनर्जी क्या होगी, एग्जिट होगी, एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। और एक रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स कि भाई अगर एनर्जी एग्जिट होगी या रिलीज होगी सो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात तो समझ ली कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। जरा हम लोग ये बात समझते हैं कि भाई एनर्जी रिलीज कब होगी और एब्जॉर्ब कब होगी। सही है। सो लेट्स से हमारे पास ये वाली एग्जांपल है और मैं इस एग्जांपल को लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसी एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे हम लोग ज़रा इस रिएक्शन को ज़रा स्टडी करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों आपस में, मतलब हाइड्रोजन का देखो एच एच के साथ आपस में बॉन्ड था ना, एच एच का आपस में क्या था बेटा, बॉन्ड था। इसी तरह से सी एल सी एल का भी आपस में बॉन्ड था, सी एल और सी एल आपस में बॉन्डेड थे, यानी दो सी एल लिखे ना और दो एच लिखे, तो दोनों एच आपस में बॉन्डेड थे और दो सी एल हमारे पास आपस में बॉन्डेड थे। ये जब रिएक्ट कर रहे थे तो बेटा एक इन्होंने एच सी एल का बॉन्ड बना दिया। समझ आ रही बात? अब होगा क्या कि आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना बेटा दो, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड थे और यहाँ पे दोनों क्लोरीन जो है ना वो आपस में बॉन्डेड थे। ठीक है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन थे, सबसे पहले इन दोनों हाइड्रोजन को अपना आपस का बॉन्ड जो है ना वो क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसी तरह से जो ये दोनों क्लोरीन है, इन दोनों क्लोरीन को भी जो अपना आपस का जो एक बॉन्ड था इनका, इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा ना, देखो ये एच एच ने बॉन्ड बनाया हुआ है और सी एल ने भी अपना एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, जब ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना बेटा तो ये आपस में बॉन्ड कर पाएंगे और ये HCl बना पाएंगे। समझ आ रही बात? तो जब भी एच एच अपना आपस में जो उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, जो H2 है यहाँ पे जो दो H एक साथ बॉन्ड बनाए हुए, इनको क्या करना पड़ेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। इसी तरह से Cl2 को भी जो है ना वो अपना जो दो Cl ना आपस में जो एक बॉन्ड बनाया है उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद ये लोग क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यानी जो H और जो Cl अलग अलग हो गए, उन H और Cl जो है ना वो आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे और एक बॉन्ड बनाने के बाद उनके सामने जो बॉन्ड आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, HCl कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन था। तो यहाँ पे हमारे लिए समझना जरूरी है कि जो हमारे पास बेटा रिएक्टेंट्स है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास साइड होती है ना, इस पूरी साइड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस पूरी साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंट्स। और जो हमारे पास जो एरो की बाद वाली साइड होती है ना बेटा, जो प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रही होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को रिएक्टेंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। जब ब्रेक करते ना बेटा तो उसको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जब मुझे हाइड्रोजन को और Cl के बॉन्ड को जब मुझे ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा। जब हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा तो ये हाइड्रोजन और जो Cl के बीच में जो बॉन्ड था, ये लोग क्या करेंगे, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ताकि इनके बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो। ठीक है, तो जब भी बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये बात याद रखना है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बेटा हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। और बॉन्ड ब्रेकिंग कब होगी, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी पड़ेगी तुम लोगों को कि हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर तो हमारे पास बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। ठीक है, फिर जब इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे बेटा आपस में तो क्या होगा, हमें ये बात पता है कि जब इनके आपस के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे बेटा, HCl बनाएंगे, यानी ये दोनों अब आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा क्या होगा, हमारे पास कहलाएगी बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कहेंगे। और बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर बेटा हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये बात याद रखना कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा दो बातें करी कि जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, तो या तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या फिर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। दूसरी चीज़ कि उस रिएक्शन के अंदर या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो हमने ये बात करी कि बेटा जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा उसके अंदर एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी और जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी।
तो अब अगर मैं लेट्स से बोलता हूँ कि यार एक एग्जांपल लेता हूँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से मेरे पास हाइड्रोजन और जो क्लोरीन था, यहाँ पे इसको ज़रा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपके पास ही सामने आ जाए, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव दिस, ठीक है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर जो है वो एक एग्जांपल है कि यार मेरे पास ये जो रिएक्टेंट्स थे इनको ज़रा हम स्टडी करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास ये रिएक्टेंट्स थे और रिएक्टेंट्स थे ना बेटा, हमारे पास लेट्स से 200 जूल्स ऑफ एनर्जी इनको लगी बॉन्ड ब्रेक करने में। एक एग्जांपल है कि रिएक्टेंट्स को मुझे ब्रेक करने के लिए, यानी जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था, जो क्लोरीन का बॉन्ड था, उसको मुझे ब्रेक करने के लिए मुझे जो ना वो 200 जूल्स की एनर्जी लगी, ठीक है। और जब बॉन्ड्स फॉर्म हुए, ठीक है, तो बॉन्ड्स जब फॉर्म हुए तो जो उन्होंने एनर्जी रिलीज़ करी वो लेट्स से थी बेटा 50 जूल्स, ठीक है। वो एनर्जी कितनी थी? 50 जूल्स थी। तो जब भी बेटा हम लोग को नेट एनर्जी निकालनी होती है ना, या फिर हम लोग को एनर्जी डिफरेंस निकालना होता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। और जब भी ये हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट एनर्जी आती है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा डेल्टा एच, जिसका मतलब है इंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो इंथैल्पी चेंज का एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट्स की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट्स की एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एच निकालूँ तो मेरे पास बेटा डेल्टा एच निकल आएगा। रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी 200 जूल्स माइनस प्रोडक्ट्स की एनर्जी थी बेटा 50। तो 200 में से हम लोग जब 50 निकालेंगे बेटा तो हमारे पास बच जाएगा 150 जूल्स। तो ये मेरी नेट एनर्जी थी। तो अगर आप 200 माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात, 200 माइनस 50 करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास पॉजिटिव 150 आएगा। तो ये बात याद रखना हमारे पास कि जब भी हमारे पास एनर्जी रिलीज्ड इन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग, जब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हमारे पास ज़्यादा होगी बेटा देन एनर्जी रिलीज्ड, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास रिएक्शन हमेशा क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा हमारे पास। ये बात याद रखना कि जब भी हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, यहाँ पे अगर आप देखो रिएक्शन के अंदर तो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा थी और हमारे पास एनर्जी रिलीज कम थी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई होगी और एनर्जी रिलीज कम हुई होगी बेटा, तो हमारे पास रिएक्शन क्या कहलाएगा भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा हमारे पास। ये बात याद रखना कि हमारे पास हर वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा है और एनर्जी रिलीज कम है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और उसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाई कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन था हमारे पास तो हमारे पास डेल्टा एच बेटा पॉजिटिव था। तो जब भी साइन डेल्टा एच का पॉजिटिव हो तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको कि जब भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी मैं एग्जांपल ज़रा वाइस वर्सा कर दूं कि भाई हमारे पास अगर एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो कम है और हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज्ड बेटा ज़्यादा है, अगर एनर्जी रिलीज्ड हमारे पास ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हुई है। अब इसकी मिसाल क्या हो सकती है? अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा रिवर्स कर दूँ कि भाई अगर मेरे पास जो रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी थी जो उनको मुझे सप्लाई करनी पड़ी बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, अगर वो लेते 50 जूल्स थी, ठीक है, और जो उन्होंने जब बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो एनर्जी उन्होंने रिलीज करी वो लेट्स से थी 150 जूल्स, ठीक है। तो अगर अब मैं डेल्टा एच निकालूंगा बेटा तो हमारे पास रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, हमारे पास फॉर्मूला था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट था, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी हमारे पास 50 थी, दैट इज 50 जूल्स, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट्स की एनर्जी बेटा मेरे पास कितनी थी? 150 थी, तो मैं माइनस 150 कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 100 जूल्स, यानी नेट एनर्जी यानी रिजल्टेंट एनर्जी या फिर हमारी एंथैल्पी चेंज बेटा क्या आया? माइनस 100 जूल्स आया। तो जब भी हमारे पास माइनस का साइन आ जाए बेटा डेल्टा एच के साथ, तो बात आपको ये याद रखनी है कि भाई ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा ये बात सीखी कि हमारे पास जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब, किसी रिएक्शन के अंदर एनर्जी अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है और रिलीज अगर कम हुई है तो वो रिएक्शन बेटा हमारे पास कौन सा कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। और जब भी बेटा हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज ज़्यादा हुई है और एनर्जी एब्जॉर्ब कम हुई है तो वो वाला रिएक्शन बेटा हमारे पास कौन सा कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरी चीज़ क्या सीखी? हम लोगों ने दूसरी चीज़ बेटा ये सीखी कि जब भी हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जब भी हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोग को बेटा ये बात समझना ज़रूरी है हमारे पास कि हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, यानी उसके अंदर एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, यानी उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो हमारे पास डेल्टा एच था
डेल्टा एच का मतलब आप लोग को बेटा यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डेल्टा एच को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी में से प्रोडक्ट्स की टोटल एनर्जी को माइनस कर दो, यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेट एनर्जी आ जाएगी या फिर रिजल्टेंट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, कि भाई पूरे रिएक्शन की नेट या फिर रिजल्टेंट एनर्जी क्या थी, और जो पूरे रिएक्शन की नेट या रिजल्टेंट एनर्जी तुम्हारे पास आएगी, अगर वो रिजल्टेंट एनर्जी या फिर एंथैल्पी चेंज अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर वो डेल्टा एच तुम्हारे पास नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन तुम्हारा एक्सोथर्मिक है। ये साइन से बेटा हमें पहचानना जरूरी आना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर ना तुम्हारे पास डेल्टा एच की वैल्यूज दी हुई होंगी और तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा डेल्टा एच देखा, हम लोगों ने एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा, हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा। अब इसके ऊपर ना बेटा एग्जामिनर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो तुम लोग को पता होना चाहिए। एग्जामिनर कहता है हमारे पास कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म्स में मुझे बताओ कि रिएक्शन जो है ना वो एक्सोथर्मिक क्यों है। अगर लेट्स से एग्जामिनर ने तुम्हें ना एक इक्वेशन दी हुई होगी, लेट्स से ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है इसकी जगह पे, तो एग्जामिनर बोलता है भाई बताओ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म्स में कि भाई ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है। ये ज्यादातर 2 से 3 मार्क के अंदर आता है। तो तुम्हें ना 2 पॉइंट सबसे पहले बताया, तुम्हें पहले एक्सप्लेन करना भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद तुम्हें कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है। अभी तुम सीखो मेरे साथ क्या लिखना है। सबसे पहले ना बेटा तुम उसको बताओगे कि एनर्जी जो होती है ना वो बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तुम्हें सबसे पहले क्या बताना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दूसरा पॉइंट जो तुम्हें बताना है वो ये है कि एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। अगर तो बेटा ये 2 मार्क का सवाल है तो इन 2 पॉइंट्स का तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें थर्ड लाइन लिखनी, दैट इज कंक्लूडिंग लाइन। हम लोगों ने बेटा ये बात अभी सीखी थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी हमारे पास रिलीज ज्यादा हुई हुई होती है, हमारे पास एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एज एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हम उसको क्या बोलेंगे कि क्योंकि एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई है और एनर्जी एब्जॉर्ब कम हुई है तो रिएक्शन क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई होती है और रिलीज कम हुई होती है तो बेटा हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास सवाल है कि भाई बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म्स में बताओ कि भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है। मैं तुम्हें जब टॉपिकल्स कराऊंगा तो मैं तुम्हें ये चीज दिखाऊंगा कि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कि वो पूछता भाई बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म्स बताओ कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है। तो तुम्हें पहला पॉइंट हमेशा बताना है कि भाई बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा, अगर इसका वाइस वर्सा सवाल आ जाए एग्जामिनर की तरफ से कि भाई बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म्स बताओ कि रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों है, ये भी 2 से 3 मार्क के अंदर आ सकता है, तो तुम क्या बोलोगे, वापसी तुम्हारे 2 पॉइंट्स, फर्स्ट 2 पॉइंट्स तुम्हारे सेम रहेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर और एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन तुम्हारे पास थर्ड पॉइंट क्या होगा कि भाई क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो ज्यादा हुई है देन एनर्जी रिलीज, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है एनर्जी रिलीज होने से तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, एंडोथर्मिक है। तो तुम्हें ये वाली आखिरी लाइन कंक्लूडिंग लाइन तुम्हें बेटा चेंज करनी पड़ेगी कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन तो तुम क्या लिखोगे, एज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज्ड द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और अगर रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक है तो तुम क्या लिखोगे, एज एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो तुम्हें ये लाइंस पता होनी चाहिए कि भाई कब कौन सी लाइन लिखनी है और कब कौन सी चीज लिखनी है। अच्छा, अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज़ याद रखना मेरी कि जब भी हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना तो इसका मतलब क्या है कि हीट एनर्जी जो सिस्टम है वो ले रहा है, अंदर ले रहा है। मतलब क्या मतलब है इसका कि लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे थे ना, तो जब बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी, हम लोगों ने बात करी कि बेटा वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। बॉन्ड तोड़ने के लिए हम लोग को हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब बॉन्ड तोड़ने के लिए हम लोग को हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो यानी रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, यानी रिएक्टेंट्स अपने अंदर एनर्जी लेंगे। जब एनर्जी अपने अंदर लेंगे बेटा, जब हीट अपने अंदर लेंगे वो, तो यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ना बेटा वो कम हो जाता है हमारे पास। इसका मतलब क्या है जरा हम लोग ये बात समझते हैं। सो लेट्स से हमारे पास बेटा ये एक बीकर था, ठीक है, अब ये बीकर मेरा थोड़ा ख़राब से है, तुम लोग इसको ज़रा समझ लेना, ठीक है। और लेट्स से हमारे पास ये पानी है, इसके अंदर जो है ना हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है ना, ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास लेट्स से हम लोग हाइड्रोजन H2 + Cl2 जो रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कि भाई इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन के अंदर मतलब पार्ट ले रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बीकर की वॉल्स हो गई, ये जो लिक्विड पानी है ना जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, और जो सराउंडिंग्स है, इस सब सिस्टम को हम लोग कहते हैं सराउंडिंग।
तो जिसके जो चीज़ रिएक्ट कर रही है इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम, और जो चीज़ रिएक्ट नहीं कर रही, जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे वॉल्स ऑफ बीकर वगैरह हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बेटा सराउंडिंग। तो ये बात याद रखना कि जब भी हम लोग इसको H2 प्लस Cl2 को जब हम लोग हीट एनर्जी बेटा सप्लाई करेंगे ताकि उनके बॉन्ड्स जब ब्रेक हों तो ये H2 प्लस Cl2 अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, जब अपने अंदर एनर्जी लेंगे ये लोग, तो बेटा क्या होगा कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इसका मतलब हीट जो है ना सराउंडिंग्स की एब्जॉर्ब कर लेंगे। जितनी भी सराउंडिंग में जितनी भी लेट्स से एक रूम के अंदर अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से एक रूम, इस वाले रूम के अंदर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो इस रूम के अंदर जितनी हीट एनर्जी होगी उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको इस हीट एनर्जी को खींच लेगा अपने अंदर। तभी आप इस हीट एनर्जी को अपने अंदर खींच लेगा बेटा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि उसके अंदर से हीट कम हो गई सराउंडिंग्स के अंदर से। तो ये बात याद रखना कि जब भी हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसकी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो हमेशा बेटा सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है ना हमारे पास कम होता है। सराउंडिंग्स का क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास ड्रॉप होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वेयर एज जब हमारे पास बेटा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जब बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, यानी हीट एनर्जी सप्लाई करेगा वो। जब हीट एनर्जी रिलीज करेगा, जब सराउंडिंग्स के अंदर हीट एनर्जी आएगी और ज्यादा, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जब बॉन्ड फॉर्मेशन से जब हीट एनर्जी आएगी, सराउंडिंग्स के अंदर इंट्रोड्यूस होगी और हीट, तो इससे क्या होगा बेटा, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास जब भी एनर्जी रिलीज होती है, जब भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, यानी जब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो हमारे पास सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बेटा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए कि भाई जब भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसके अंदर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और जब भी बेटा हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके अंदर हमारे पास सराउंडिंग्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये बातें बेटा आप लोगों को कुछ पता होनी चाहिए, जो हमारे पास एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स की बड़ी बेसिक बातें थी। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अब सीखेंगे कि हमारे पास जो है ना वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग किस तरह से जो है ना वो बनाते हैं और उसका क्या यूज़ है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ज़रा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।